नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। और इसके पहले कि प्रोग्राम शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कल जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधे। थोड़ा सा अटपटा भी लगा, लेकिन पहले तो सुनते हैं कि क्या कुछ कहा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में। उन्होंने तारीफ में ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव से एक गरीब परिवार से आते हैं, चाय बेचते थे और उन्होंने अपनी जिंदगी की हकीकत किसी से नहीं छुपाई। साथ में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हम प्रतिद्वंदी हैं राजनीति में, लेकिन हम उनकी सराहना करने से पीछे नहीं हटते और जो लोग अपनी जिंदगी की हकीकत यानी कि सच्चाई छुपाते हैं वो एक बुलबुले में रहते हैं। अब ये जो बबल वर्ड उन्होंने यूज किया और कहा कि बुलबुले में रहते हैं वो लोग जो कि अपनी जिंदगी की हकीकत छुपाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने ये कटाक्ष कुछ कांग्रेस के नेताओं के लिए करा। उनका नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसा कहा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करना, ये कुछ बात कांग्रेस को हजम नहीं हुई। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर गुलाम नबी आजाद क्या चाहते हैं, उनकी मंशा क्या है? क्या वो पार्टी में रहना चाहते हैं या फिर जैसी अटकलें लग रही हैं कि हो सकता है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर ले? तो कुल मिलाकर गुलाम नबी आजाद ने अंदर और बाहर दोनों अटकलों का बाजार काफी गर्म किया है। लेकिन अब आपको बताते हैं और कुछ कॉन्ट्रास्टिंग चीजें देखते हैं कि बीजेपी की तरफ वो नरम क्यों हो रहे हैं, उनकी क्या मंशा हो सकती है। 2019 में आपको याद है जब संसद में आर्टिकल 370 को लेकर डिस्कशन चल रहा था तो गुलाम नबी आजाद ने कितना कड़ा हमला मोदी सरकार के ऊपर किया था और उनको ये बात बिल्कुल गवारा नहीं थी कि आर्टिकल 370 को रिवोक किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाने के बाद संविधान की हत्या कर दी। ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट गुलाम नबी आजाद का आया था। और इसके अलावा भी उन्होंने कई मौकों पर बीजेपी की सरकार पर काफी हमला बोला है। लेकिन उनका कार्यकाल खत्म होते होते बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बीजेपी उनकी तरफ नरम पड़ रही है और उसके पीछे जो मंशा दिख रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वो कांग्रेस को कोई संदेश देना चाह रही है उनकी तरफ नरम होकर। क्या संदेश देना चाह रही है? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जिस तरीके से बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं जिन्हें हम मार्गदर्शक मंडल कहते हैं, उनको लेकर कांग्रेस ने जिस तरीके से सहानुभूति दिखाई है, कुछ उसी तरीके की सहानुभूति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद की ओर दिखाने की कोशिश किया है। और ये सहानुभूति इस हद तक थी कि जब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब आंसू बहाए, गुलाम नबी आजाद भी खूब रोए और इतना रोए कि उनकी ही अपनी पार्टी यानी कि कांग्रेस ने एक सम्मानजनक टिप्पणी या फेयरवेल तक गुलाम नबी आजाद को नहीं दिया। और ये बात G23 के जो नेता हैं, जो G23 का गुट है, जिनका अब ऐसा लग रहा है कि नेतृत्व कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद, ये बात उनको गवारा नहीं हुई। और ये जो नेता हैं G23 के, ये वही नेता हैं जिन्होंने पिछले साल सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि पार्टी में रिफॉर्म्स यानी कि बदलाव लाने की जरूरत है, चुनाव, आंतरिक चुनाव और जो स्थायी अध्यक्ष का चुनाव है वो होना चाहिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन होना चाहिए। तो इन तमाम फोरम्स की बातें कही थी। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो G23 का गुट है, जब कोई भी हार या पराजय कांग्रेस के सामने आती है तो ये लोग आला कमान को संदेश देना चाहते हैं और यही काम G23 ने अब फिर से किया है, जिसमें कि गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में पुल बांधे हैं। लेकिन उसके ठीक एक दिन पहले ही ये जितने भी G23 के नेता हैं, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विवेक तनखा, राज बब्बर, ये सारे लीडर्स हैं जिन्होंने ऐसा कहा था, जिसमें कि आनंद शर्मा का जो कोट है वो अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने कहा था कि हम सब पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, हम रोशनदान से नहीं आए हैं, हम खिड़की से नहीं आए हैं, दरवाजे से आए हैं। यानी कि हम छात्र आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं जो आज अलग नहीं है, हम सब एकजुट हैं और पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने समय समय पर पार्टी में ये कहा है,
सवाल खड़े किए हैं कि पार्टी में आत्ममंथन नहीं हो रहा है, आत्मविश्लेषण नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो G23 का गुट है ये बार बार इस बात को बताना चाह रहा है कि उनकी बातें आला कमान नहीं सुन रही है। अभी हाल में भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि आला कमान ने मीटिंग बुलाई थी, लेकिन इस बात को जब कपिल सिब्बल ने कहा कि जिस स्तर पर बातचीत होनी चाहिए थी वो बातचीत उस स्तर पर नहीं हो रही है, यानी कि G23 का जो पूरा गुट है और राहुल गांधी के बीच में या सोनिया गांधी के बीच की जो खाई है वो कहीं ना कहीं इस समय बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, मैं कहूंगा कि इस सवाल का सही जवाब तो गुलाम नबी साहब ही दे सकते हैं कि वो चाहते क्या हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की तारीफ करना और ये तारीफ करना जो तारीफ उन्होंने की है, इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बर्बाद करके रख दिया है। देश के अंदर अगर कोई प्रधानमंत्री आज तक सबसे ज्यादा झूठ बोला है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने बोला है। देश को गुमराह किया है सबसे ज्यादा तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस तरीके के कानून वो देश के अंदर बनाते हैं जिससे देश के अंदर नफरत फैले। G23 की टर्म है, ये मीडिया ने क्रिएट की है। कुछ लोगों ने सिग्नेचर करके मेमोरेंडम भेजा हाई कमांड को, ये उनका हक है, भेज सकते, कोई भी भेज सकता है, मैं भी भेज सकता हूं। अगर पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेसी है तो जो भी अपनी बात हाई कमांड तक, पार्टी तक पहुंचाना चाहता है वो कर सकता है। और G23 के अंदर जो सो कॉल्ड नाम निहाद G23, इसमें तो बहुत सारे लोग हैं जो उस लेटर को लिखने के बाद एडजस्ट हो गए, मुकुल वासनिक के महामंत्री बन गए। आज उन्होंने न वो जम्मू गए, न उनका कोई वास्ता है, और बहुत सारे लोग हैं जो मेन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गए। तो ये जो कुछ गुलाम नबी साहब कर रहे हैं ये मैं नहीं समझ पा रहा। पार्टी के अंदर रह के आपको हक हासिल है कि जो चाहे करें, लेकिन ऐसे हालात में जब 5 विधानसभाओं के चुनाव हैं, प्रधानमंत्री की इस तरीके की तारीफ करना, उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। नीलू, अगर देखा जाए तो इसको कल के जो बयान है उसके अलावा पार्लियामेंट में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आजाद साहब की तारीफ की और उसके बाद से जिस तरह से एक उनके जो आपस में रवैये में नरमी देखी जा रही है, कहीं ना कहीं अटकलें लग रही हैं कि क्या गुलाम नबी आजाद अब कांग्रेस का हाथ छोड़ने को तैयार हैं और शायद अपने साथ वे एक और बड़ा झटका कांग्रेस को देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। ये एक चीज जिसको लेकर के मेरी कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी पिछले कुछ दिनों में बातचीत हुई है, तो वे भी इसको लेकर के कहीं ना कहीं हिम्मत हार चुके हैं और उनको लगता है कि जो ये G23 का गुट है, ये क्या एक बार फिर इतिहास दोहराया जा रहा है। जिस तरह से सीताराम केसरी के आसपास लोगों ने सोनिया गांधी को अलग थलग कर दिया था, तो क्या इस बार राहुल गांधी को इस तरह से अलग थलग करने की तैयारी की जा रही है? और क्या एक सीधा वर्टिकल डिवाइड कांग्रेस में देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में या हफ्तों में? इसको लेकर के कांग्रेस के अंदर भी काफी गहमा गहमी है। हाँ, अगर गुलाम नबी आजाद की शख्सियत की बात की जाए या जिस तरह का उनका एक कंट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी के लिए रहा है, तो क्या उन्हें उतना रिस्पेक्ट मिला या वो जो सम्मानजनक, शायद कहीं ना कहीं वे आकांक्षा लगाए बैठे थे कि उनको जो पार्टी प्रेसिडेंट का पोस्ट है उसके लिए शायद चुना जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि वो नहीं होता दिख रहा है, तो इसके लिए क्या इस तरह की गहमा गहमी चल रही है? ये बातों को लेकर के काफी एक अंदरूनी मतभेद कांग्रेस पार्टी में भी है और पॉलिटिकल सर्कल्स में भी ये देखने जा रहा है कि क्या गुलाम नबी आजाद फाइनली कांग्रेस का हाथ छोड़ सकते हैं। कपिल सिब्बल का जम्मू में ये कहना शांति सम्मेलन के दौरान, क्योंकि 1.5 साल बाद जब जम्मू कश्मीर पहुंचे गुलाम नबी आजाद और अपने कार्यकाल में जब उनको पार्टी ने एक सम्मानजनक फेयरवेल भी नहीं दिया, तो ये मौका था। जम्मू में 3 दिन के दौरे पर गुलाम नबी आजाद गए थे और इन सारे लीडर्स ने अपना समर्थन गुलाम नबी आजाद के लिए दिया और कहा कि गुलाम नबी आजाद उस पायलट और इंजीनियर की तरह है जो कि हवाई जहाज चलाता है और उसमें अगर कोई खामियां हैं तो वो उसे ठीक भी कर सकता है और हवाई जहाज भी चला सकता है। गुलाम नबी आजाद का वही रोल है। अब आपको बता दें कि अगर गुलाम नबी आजाद
वही नेता हैं जिन्हें कि ऑलमोस्ट 45 साल से ज्यादा का राजनीति में अनुभव है और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बहुत करीबी माने जाते थे। लगभग जितने भी राज्य हैं उनके पार्टी के इंचार्ज रह चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यानी कि अगर अनुभव देखा जाए तो अनुभव के पैमाने पर गुलाम नबी आजाद से बड़ा लीडर शायद इस समय कांग्रेस के अंदर नहीं है। लेकिन इस बात को लेकर काफी अफसोस ये सारे लीडर्स जता रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद को उस तरीके का सम्मान नहीं दिया गया। उन्हें राज्यसभा में उन्हें दोबारा भेजा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं भेजा गया। और कांग्रेस को ये बात बिल्कुल गवारा नहीं हुई कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंसू बहाए और बड़ी बड़ी बातें गुलाम नबी आजाद के लिए की, तो ये बात कहीं ना कहीं कांग्रेस को नहीं पसंद आई। तो सवाल ये उठता है कि ये बात बार बार गुलाम नबी आजाद ने खुद भी कही है और G23 के सारे नेताओं ने कही है कि जो राहुल गांधी का जो वर्किंग स्टाइल है वो उन्हें गवारा नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसी वर्किंग स्टाइल में बिलीव करते हैं जहां पर ओल्ड वर्सेस न्यू गार्ड के बीच में मतभेद किया जाता है या डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और उन्हें ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता। इन सारी चीजों को लेकर ये चिट्ठी लिखी गई थी जो खासकर राहुल गांधी की वर्किंग स्टाइल है। अगर आप याद करें तो गुलाम नबी आजाद ने कभी भी सोनिया गांधी के खिलाफ कुछ बातें नहीं कही हैं, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने इनडायरेक्ट टिप्पणियां बहुत सारी की हैं। और मिसाल के तौर पर अगर आपको बताऊं, जैसे बिहार में जब कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब था तो उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस में 5 स्टार कल्चर अब आ गया है और जो राजा है उसे अपने लोगों की बातें सुननी चाहिए, क्योंकि अगर उसके जेन्युइन लोग हैं और वो उसको बताते हैं कि आप पार्टी ठीक से नहीं चला रहे हैं और वो अगर उसकी बात नहीं मानता है तो पार्टी गड्ढे में जा सकती है। तो इन सारी बातों को लेकर गुलाम नबी आजाद ने बातें कही थी। और अब ये जो G23 का ग्रुप है ये अब फिर से एक बार सक्रिय हुआ है एक ऐसे समय में जब 5 राज्यों में चुनाव हैं और पुदुचेरी के हाथों से कांग्रेस की सत्ता चली गई है। गुजरात के जो सिविक पोल्स थे वहां पर भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो तमाम तरीके के सवालों के बीच जब 5 राज्यों के चुनाव हैं तो इस समय गुलाम नबी आजाद ऐसा लग रहा है कि पार्टी को संदेश देना चाह रहे हैं, दबाव बनाना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि गुलाम नबी आजाद आखिर क्या कह रहे हैं। बहुत कंफ्यूज सिग्नल्स वो दे रहे हैं। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि पार्टी उनकी बात नहीं सुन रही है या राहुल गांधी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। दूसरी तरफ जब उनसे इस जम्मू के दौरे में ये पूछा गया कि जम्मू के हालात क्या हैं और आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर की हालत क्या है, तो उन्होंने कहा कि इस समय जम्मू कश्मीर की हालत बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अगर एक डीजीपी के रैंक को हटाकर और उसे एक ऑर्डिनरी पुलिसमैन बना दिया जाता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके के विकास का आश्वासन दिया था बीजेपी की सरकार ने, उस तरीके का विकास जम्मू कश्मीर में दिख नहीं रहा है और जो गवर्नमेंट की जो सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स हैं उन्हें ठीक से पहुंचना चाहिए। आजाद ने यह भी कहा कि जो बजटरी एलोकेशन के अलावा जो पैसा यूपीए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में पहुंचाती थी उस तरीके के एक्स्ट्रा पैसे की इस समय जम्मू कश्मीर को जरूरत है। तो बहुत ही कंफ्यूज सिग्नल गुलाम नबी आजाद देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर सवाल क्या है कि क्या गुलाम नबी आजाद बीजेपी ज्वाइन करेंगे? अगर करेंगे तो वो आने वाले समय बताएगा कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी वो तभी ज्वाइन करेंगे जब जम्मू कश्मीर में सफेद बर्फ की जगह काली बर्फ दिखेगी। तो ये तो शायद नहीं हो सकता। लेकिन समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना, जो कि पॉलिटिकल डेमिनर की अगर हम बात करें या पॉलिटिकल कॉन्डक्ट की बात करें, और उनको ये बात अच्छे से पता है कि अगर वो चाय बेचने की बात करते हैं तो ये कितना बड़ा पॉलिटिकल इशू 2014 के चुनाव में था। तो जाहिर सी बात है कि चाय बेचने का जो बैकग्राउंड है वो कांग्रेस के लिए कितना दुखती रग अगर आप कह लें तो वो है, और उस चीज का बखान करना तो जाहिर सी बात है ये बात ना राहुल गांधी को पसंद आएगी, ना सोनिया गांधी को पसंद आएगी और ना ही बाकी नेताओं को पसंद आएगी। तो ये बात हाईकमांड को गवारा नहीं है। तो अब बीजेपी वो ज्वाइन करेंगे या नहीं ज्वाइन करेंगे ये भी किसी को नहीं पता, लेकिन वो किस तरीके के कंफ्यूज सिग्नल्स दे रहे हैं, क्योंकि G23 का जो जितने नेता हैं उन्होंने आजाद के नाम पर मोहर लगाई है। तो अगर आजाद के नाम पर मोहर लग रही है तो यानी कि क्या वो ये ख्वाब देख रहे हैं कि अगर राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुना जाता तो क्या वो सबसे बड़े इस समय दावेदार हैं? क्या वो उस चीज
की एक मुहिम चला रहे हैं ताकि पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो उनके साथ खड़े हैं। ये उन्होंने मैसेज आला कमान को जम्मू के दौरे में जरूर दे दी है और 1.5 साल बाद वो जम्मू गए थे। एक मैसेज उनका ये भी है कि हो सकता है कि वो जम्मू और कश्मीर की राजनीति में वो वापस सक्रिय होना चाहते हैं। जिस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हैं तो बहुत ही कंफ्यूज सिग्नल्स इस समय गुलाम नबी आजाद की तरफ से आ रहे हैं। और रही बात उनके जो राजनीतिक अनुभव की, तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत ही ज्यादा अनुभवी हैं। और जैसा मैंने कहा कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन वो समय समय पर कई बार ऐसा हो चुका है कि उन्होंने हाईकमान को संदेश देने की कोशिश की है कि अगर आप कोई निर्णय पार्टी के अध्यक्ष पर नहीं लेना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि उन्हें अध्यक्ष बना दिया जाए। यानी कि वो अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं। वो हो सकता है बीजेपी ज्वाइन भी कर ले, ऐसा भी संदेश दे रहे हैं। वो ऐसा भी संदेश दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में हो सकता है वो सक्रिय होना चाहें, या इनमें से जितने भी ऑप्शंस हैं वो कोई भी ऑप्शंस उनके फुलफिल ना हो। तो सवाल ये उठता है कि गुलाम नबी आजाद आखिर क्या चाहते हैं। अपने कंफ्यूज सिग्नल से हो सकता है कि वो अपने और राहुल गांधी के बीच की जो दूरियां हैं, या मैं कह लूं कि उनके और राहुल गांधी के बीच की जो खाई है वो और ज्यादा गहराएगी। क्योंकि जब ये स्टेटमेंट्स आए हैं अभी पिछले 2 दिनों से, तो कांग्रेस ने बचते बचाते जो स्टेटमेंट दिया है कि ये जितने भी वरिष्ठ नेता हैं ये सब कांग्रेस का हिस्सा हैं और ज्यादा बेहतर होगा कि ये सारे नेता अगर इन 5 राज्यों के चुनाव में कैंपेन करें और दौरा करें और वहां पर पार्टी को मजबूत करें। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो G23 का ग्रुप है, जिसमें कि गुलाम नबी आजाद ने एक नहीं बल्कि कई शब्दों में इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है कि उनसे और हाईकमांड के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है। एक गहरी खाई है, लेकिन क्या आजाद उस गहरी खाई को पाटने का काम कर पाएंगे, ये अभी एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर नहीं कर पाते तो एक बात कांग्रेस में जरूर साफ हो जाएगी कि कांग्रेस अब एक लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म जैसे माना जाता था, वहां पर अब वो लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म नहीं माना जाता। और वहां पर अगर अभी किसी की चलती है तो शायद सिर्फ राहुल गांधी की। राहुल गांधी कैमरे के सामने ये बोलते हैं कि नहीं, वो इंटरेस्टेड नहीं है। एक रिलक्टेंट प्रिंस के रूप में जो उनकी एक इमेज है वो बार बार सामने नजर आती है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है पार्टी अफेयर्स में। लेकिन अंदरूनी तौर पर इन वरिष्ठ नेताओं की कोई भी नहीं सुन रहा है, जिसमें गुलाम नबी आजाद शामिल हैं। यानी कि गुलाम नबी आजाद को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। और खासकर ये कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे का जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए नाम आया है तो लोग बिल्कुल ये अब मानकर बैठ चुके हैं कि गुलाम नबी आजाद शायद वापस राज्यसभा में नहीं जाएंगे। लेकिन कपिल सिब्बल ने क्या कहा परसों? उन्होंने कहा कि हम गुलाम नबी आजाद को संसद से अलग होता हुआ नहीं देख सकते। यानी कि ये जो 23 लीडर्स हैं जिन्हें G23 का नाम दिया जाता है, ये सभी लोग चाहते हैं कि ये वापस राज्यसभा में जाएं, पार्टी उनकी बातें सुने, और हो सकता है कि ये लोग ये भी सपना देख रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। तो अब ये निर्णय पर जो भी इनकी मंशा है G23 की, इन सवालों का जवाब कौन देगा? ये जवाब तभी आएंगे जब राहुल गांधी और शायद गुलाम नबी आजाद की मिल बैठकर बातचीत होगी। अब राहुल गांधी इस समय केरला और तमिलनाडु के दौरे पर हैं और इसी बीच में G23 के ग्रुप ने इस तरीके से जम्मू में शांति सम्मेलन में हिस्सा लिया है और आला कमान को एक संदेश देने की कोशिश किया है। तो ऐसे में गुलाम नबी आजाद अपनी दबाव की राजनीति में कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते, ये देखने वाली बात है। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।